दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना लंदन में रह रहे एक भारतीय परिवार के रहस्यमय तरीके से लापता हो जाने के बारे में है। मूल रूप से भारत का रहने वाला एक व्यक्ति अच्छी जिंदगी जीने की तलाश में इंग्लैंड चला जाता है और वो वहां मेहनत करता है और बहुत पैसा भी कमाता है। फिर कुछ समय बाद उसकी पूरी फैमिली इंग्लैंड में ही रहने लगती है। उनकी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक से इन 5 लोगों का पूरा परिवार खाने की टेबल से खाना खाते हुए लापता हो जाता है। कई महीनों तक जांच चलती रहती है, लेकिन उनका कहीं से कुछ पता ही नहीं चलता कि उन्हें जमीन निगल गई है या आसमान खा गया। फिर भी उन्हें ढूंढने की कोशिश जारी रहती है। हजारों पुलिस वाले तलाश करने में लगाए जाते हैं और 100 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च होते हैं। तब जाकर एक दिल दहला देने वाली सच्चाई से पर्दा उठता है और जांच के दौरान एक ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। और इसकी वजह यह थी क्योंकि उन 5 लोगों के मासूम परिवार में 2 छोटे बच्चे भी थे, जिनमें बड़े बच्चे की 2 साल और उससे छोटे की उम्र मात्र 2 महीने की ही थी। लेकिन इस घटना की सच्चाई को जानकर आपका भी कलेजा दहल जाएगा। तो इस पूरे परिवार के साथ क्या हुआ था और इन सब में किसका हाथ था, जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और समाज में हो रही ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहें ताकि आप भी सावधान रह सकें। आइए अब आपको बताते हैं इस घटना के बारे में। दरअसल ये घटना अमरजीत चौहान और उनके परिवार की है। कुछ साल पहले ही अमरजीत चौहान भारत से ब्रिटेन जाते हैं और वहां जाकर वो बहुत मेहनत करते हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अपनी कंपनी खोल लेते हैं। इनकी कंपनी का नाम सीबा फ्राइट था, जो कि हेथ्रो एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में ही थी। और वहीं रहते हुए अमरजीत चौहान नैन्सी नाम की एक लड़की से शादी कर लेते हैं। नैन्सी पंजाब की रहने वाली थी। शादी के बाद उनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं और नैन्सी अपने पति अमरजीत और अपने 2 छोटे बच्चों के साथ लंदन के पास वाले इलाके में रह रही थी। क्योंकि नैन्सी का दूसरा बेटा अभी महज 2 महीने का ही था, इसलिए अपनी बेटी की मदद करने के लिए नैन्सी की मां चरणजीत कौर भी उन दिनों लंदन में ही रह रही थी। नैन्सी का एक भाई भी था जो न्यूजीलैंड में रहता था। नैन्सी के भाई का नाम ओंकार वर्मा था। वैसे तो भाई बहन एक दूसरे से काफी दूर थे, लेकिन इन दोनों की अक्सर फोन पर बात होती रहती थी। और हमेशा की तरह 14 फरवरी 2003 को भी नैन्सी अपने भाई ओंकार वर्मा को फोन करती है। लेकिन इस बार नैन्सी फोन पर कुछ घबराई हुई लग रही थी। ओंकार अपनी बहन से इस घबराहट की वजह पूछता है तो नैन्सी अपने भाई को बताती है कि कल अमरजीत ऑफिस गए थे और उसके बाद से वो घर वापस नहीं आए। नैन्सी के मुताबिक जब अमरजीत को ऑफिस से आने में देर होती है तो नैन्सी कई बार अमरजीत के नंबर पर फोन करती है, लेकिन अमरजीत का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। फिर थोड़ी देर बाद वो अमरजीत की कंपनी वाले नंबर पर फोन करती है और वहां से नैन्सी को बताया जाता है कि अमरजीत एक अर्जेंट बिजनेस मीटिंग के लिए नीदरलैंड्स चले गए हैं। हालांकि एक बड़े बिजनेसमैन के लिए अर्जेंट मीटिंग के लिए किसी दूसरे देश जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अमरजीत की नीदरलैंड्स जाने की बात सुनकर नैन्सी बहुत घबरा जाती है, क्योंकि अमरजीत ने एक बार भी नैन्सी से किसी नई बिजनेस डील के बारे में या फिर नीदरलैंड्स जाने के बारे में कोई बात नहीं बताई थी। और अमरजीत के नीदरलैंड्स जाने की बात नैन्सी को इसलिए भी अजीब लग रही थी क्योंकि नैन्सी को यह बात अच्छे से मालूम थी कि कुछ ही दिन पहले अमरजीत ने रेजिडेंसी परमिट के लिए अप्लाई किया था और जिसकी वजह से उसका पासपोर्ट ब्रिटेन गवर्नमेंट के ऑफिस में जमा था और अमरजीत के लिए बिना पासपोर्ट के नीदरलैंड्स जाना मुमकिन नहीं था। अभी नैन्सी ये सब कुछ समझने की कोशिश कर ही रही थी कि थोड़ी देर बाद उसके मोबाइल पर एक वॉइस मेल आता है और ये वॉइस मेल अमरजीत चौहान का ही था। इस वॉइस मेल में अमरजीत नैन्सी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ अर्जेंट काम की वजह से ब्रिटेन के बाहर जाना पड़ा है, लेकिन मैं बहुत जल्द वापस तुम लोगों के पास आ जाऊंगा। और ये मैसेज सुनकर तो किसी को भी सुकून मिल जाता, लेकिन इस वॉइस मेल के बाद नैन्सी की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब अमरजीत ने नैन्सी को कोई मैसेज इंग्लिश में दिया था। और इससे पहले अमरजीत ने हमेशा से पंजाबी में ही बात की थी। लेकिन 13 फरवरी 2003 को अमरजीत आखिरी बार काम पर गए और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आए थे। फिर 14 फरवरी 2003 को नैन्सी ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी अपने भाई ओंकार वर्मा को दी। बहन से बातचीत के दौरान सारी बातें जानने के बाद ओंकार अपनी बहन को समझाता, उसे दिलासा देता है और फोन रख देता है। और अगले दिन यानी 15 फरवरी 2003 को जब ओंकार एक बार फिर से यह जानने के लिए अपनी बहन को फोन करता है कि अमरजीत वापस लौटे हैं या नहीं, तो अब नैन्सी का फोन भी बंद आने लगता है। कई बार फोन करने के बाद भी उसे कोई जवाब नहीं मिल पाता है। उधर ओंकार अपनी बहन से बात करने के लिए लगातार परेशान था और दूसरी तरफ अमरजीत की कंपनी सीबा फ्राइट के एम्प्लॉय भी लगातार अमरजीत के घर फोन कर रहे थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे। थक हार कर कंपनी वाले स्थानीय पुलिस स्टेशन में फोन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि 2 दिन से कंपनी के बॉस यानी अमरजीत चौहान काम पर नहीं आए हैं और अब उनकी वाइफ नैन्सी चौहान से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसके बाद पुलिस की एक टीम सीधे अमरजीत के घर पर जाती है, लेकिन वहां से पता चलता है कि घर पर कोई भी नहीं है। यानी अब अमरजीत के साथ साथ अमरजीत की पत्नी नैन्सी, उनके 2 बच्चे और नैन्सी की मां अब सभी गायब हो चुके थे। और पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर अचानक से ये सभी लोग कहां चले गए हैं। लेकिन फिर पुलिस को एक चौंका देने वाली जानकारी मिलती है। दरअसल अमरजीत और उनके पूरे परिवार के गायब होने के बाद केनेथ रेगन नाम का एक व्यक्ति एक लेटर के साथ अमरजीत की कंपनी में आता है और उस लेटर पर अमरजीत का सिग्नेचर था। और लेटर में अमरजीत ने लिखा था कि मैं इंग्लैंड से उकता गया हूं,
इसलिए मैं अपनी मर्जी से इंग्लैंड को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने वतन भारत जा रहा हूं और ये कंपनी अब मैं एक नए मालिक को सौंप रहा हूं। और इस लेटर के साथ साथ एक पूरा डॉक्यूमेंट भी था जिस पर कंपनी के नए मालिक की पूरी डिटेल और अमरजीत का सिग्नेचर था। जब पुलिस इन पेपर की जांच करवाती है तो पेपर बिल्कुल सही पाए जाते हैं और पुलिस भी ये मान लेती है कि अमरजीत चौहान वास्तव में इंग्लैंड से उकता गए थे, इसलिए वो देश छोड़कर कहीं और चले गए हैं और फिर पुलिस इस केस की जांच काफी धीमी कर देती है। दूसरी तरफ चौहान फैमिली को गायब हुए अब 6 हफ्तों से ज्यादा का समय बीत चुका था। इसी बीच इंग्लैंड के स्थानीय न्यूज़पेपर में भी अमरजीत चौहान से जुड़ी एक खबर छपती है जिसमें यह दावा किया गया था कि अमरजीत बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, इसलिए उन्होंने चुपचाप अपनी कंपनी बेच दी और वो इंग्लैंड देश को छोड़कर चले गए हैं। और अब पुलिस के साथ साथ अमरजीत की कंपनी के वर्कर और आसपास के सभी लोग भी ये बात मान चुके थे कि अमरजीत अपनी मर्जी से इंग्लैंड छोड़कर चले गए हैं। लेकिन न्यूजीलैंड में रह रहा नैन्सी का जो भाई था उसे ना तो पुलिस के दावों पर यकीन हो रहा था और ना ही अमरजीत के इंग्लैंड छोड़कर जाने वाली बात समझ में आ रही थी। इसलिए जब पुलिस की तरफ से इस केस में कुछ ज्यादा छानबीन नहीं की जाती है तो आखिरकार 5 मार्च 2003 को ओंकार वर्मा न्यूजीलैंड से सीधा इंग्लैंड चला आता है। इंग्लैंड आकर ओंकार वर्मा लगातार पुलिस पर अमरजीत को ढूंढने का दबाव बनाता रहता है, लेकिन पुलिस इस केस पर ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देती है और फिर ओंकार वर्मा कुछ लोगों के साथ मिलकर पुलिस के खिलाफ एक अभियान शुरू कर देता है, जिसकी वजह से पुलिस फिर से इस केस की जांच करने पर मजबूर हो जाती है। और अब पुलिस जांच की शुरुआत अमरजीत के घर से करती है। हालांकि होना तो यह चाहिए था कि पुलिस इन लोगों के लापता होने के पहले ही दिन घर में जाकर तलाशी करती, लेकिन यह तलाशी अब कई हफ्तों के बाद हो रही थी। जब पुलिस अमरजीत के घर जाती है तो घर के अंदर की हालत को देखकर कहीं से भी यह नहीं लग रहा था कि ये लोग अपनी मर्जी से घर छोड़कर गए हैं, क्योंकि घर के अंदर कपड़े अभी भी वॉशिंग मशीन में पड़े हुए थे और कुछ खाना टेबल पर पड़ा हुआ था। अमरजीत के दोनों बच्चों के कपड़े भी यूं ही कमरे में पड़े हुए थे और इतना ही नहीं बल्कि नैन्सी की मां चरणजीत कौर अक्सर गुरु ग्रंथ साहिब को अपने साथ लेकर चलती थी, लेकिन ऐसा पहली बार था जब उनका गुरु ग्रंथ साहिब वहीं टेबल पर पड़ा हुआ था। टेबल पर गुरु ग्रंथ साहिब को देखकर ओंकार वर्मा पुलिस वालों से कहता है कि मां सब कुछ छोड़ सकती है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब को छोड़कर वो इस तरह कभी नहीं जा सकती। अभी पुलिस जांच कर ही रही थी कि अचानक पुलिस को कहीं से यह भी जानकारी मिलती है कि लंदन में ही रह रहे अमरजीत के कुछ रिश्तेदारों को फ्रांस से एक लेटर आया है और यह लेटर अमरजीत ने खुद लिखा था, जिसमें उसने लिखा था कि मैं अपने परिवार के सभी लोगों को लेकर भारत आ गया हूं क्योंकि मैं इंग्लैंड से पूरी तरीके से उकता गया था। हालांकि यह लेटर भले ही अमरजीत के नाम से लिखा गया था, लेकिन अमरजीत के रिश्तेदारों को यह बात हजम नहीं हो रही थी क्योंकि अमरजीत अक्सर अपने हाथ से ही लेटर लिखा करते थे और जो लेटर उन्हें मिला था वो कंप्यूटर से टाइप किया गया था। इधर अमरजीत चौहान और उनके परिवार वालों को गायब हुए अब 1 महीने से ज्यादा बीत चुका था और अब तक पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी। हालांकि घर की तलाशी के दौरान जो कुछ हालात घर के अंदर देखने को मिले थे उससे तो यही अंदाजा लगाया गया था कि ये लोग इस तरह से अपनी मर्जी से तो नहीं गए, और अगर अपनी मर्जी से गए होते तो घर के अंदर का सामान यूं बिखरा हुआ नहीं होता। और अब ओंकार वर्मा द्वारा अमरजीत चौहान समेत पूरे परिवार के अपहरण की आशंका जताने के बाद स्थानीय पुलिस अब इस केस को 21 मार्च 2003 को स्कॉटलैंड यार्ड्स सीरियस क्राइम ग्रुप को सौंप देती है। स्कॉटलैंड यार्ड सीरियस क्राइम ग्रुप इस केस को अपने हाथ में लेने के बाद जांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन कई हफ्तों की जांच के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता। पूरा चौहान परिवार फरवरी महीने में गायब हुआ था और अब अप्रैल 2003 आ चुका था। उनकी कंपनी को अब नया मालिक चला रहा था, जबकि कंपनी के पुराने मालिक यानी अमरजीत चौहान और उनके परिवार का कोई अता पता नहीं था। पुलिस इसी कोशिश में लगी हुई थी कि कम से कम ये तो पता चल जाए कि आखिर अमरजीत अगर भारत में भी गए हैं तो क्या वो वहां सही सलामत पहुंच गए हैं। और ये पता करने के लिए इंग्लैंड की पुलिस भारत में भी एजेंसियों से संपर्क करती है और उनसे पूछताछ करती है, लेकिन पता चलता है कि अमरजीत भारत में ना तो अपने गांव और ना ही किसी रिश्तेदार के यहां आए हैं। और अब पुलिस को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस केस की गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए। लेकिन तभी अप्रैल के महीने में पास के समुद्र किनारे पर मछुआरों को एक लाश मिलने की खबर पुलिस को मिलती है और पुलिस जांच के बाद खुलासा होता है कि यह लाश किसी और की नहीं बल्कि अमरजीत चौहान की है और ओंकार वर्मा भी इस लाश की पहचान अमरजीत चौहान के रूप में ही करता है। अमरजीत की लाश के मिलने से इस केस ने अचानक से नया रूप ले लिया था, क्योंकि अब तक तो पुलिस यही सोच रही थी कि अमरजीत चौहान कहीं चैन की जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन हकीकत यह थी कि अब तो उनकी जिंदगी ही छीन ली गई थी। अमरजीत की लाश मिलने से अब यह तो साफ हो गया था कि अब तक जो ये कहा जा रहा था कि अमरजीत इंग्लैंड देश छोड़कर भाग गए हैं वो बिल्कुल झूठ था। उसके बाद पुलिस अब पूरी तरह हरकत में आती है और इस केस को सॉल्व करने के लिए सैकड़ों पुलिसकर्मी लगा दिए जाते हैं और पुलिस को सबसे पहला शक केनेथ रेगन नाम के उस व्यक्ति पर होता है जिसने अमरजीत के गायब होने के अगले ही दिन अमरजीत की कंपनी में आकर अमरजीत द्वारा साइन किए हुए लेटर तथा ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट्स पेश करते हुए यह दावा किया था कि अमरजीत ने यह कंपनी उसके हाथों में दे दी है। लेकिन जब पुलिस इन लोगों की कुंडली खंगालना शुरू करती है तो पुलिस को एक ऐसी सच्चाई पता चलती है जिसे जानकर इंग्लैंड पुलिस के भी होश खराब हो गए। दरअसल कंपनी पर मालिकाना हक जताने वाला केनेथ रेगन भले ही अभी बिल्कुल मासूम और निर्दोष बना हुआ था, लेकिन 1980 के आसपास ब्रिटेन में क्राइम की दुनिया में केनेथ रेगन एक बड़ा नाम हुआ करता था। वो कुछ साल पहले तक इंग्लैंड का बहुत बड़ा ड्रग स्मगलर था। ड्रग स्मगलिंग के अलावा केनेथ रेगन फर्जी पासपोर्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग तथा और भी कई दूसरे इलीगल काम किया करता था और 1998 में लंदन पुलिस ने केनेथ रेगन को फर्जी पासपोर्ट बनाने तथा ड्रग्स का धंधा करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। केनेथ रेगन के पास से 1-2 ग्राम नहीं बल्कि पूरा 30 किलो हीरोइन बरामद किया गया था, जिसकी कीमत करोड़ों में थी
और अनुमान यह लगाया गया कि वो अब तक लंदन के इलाके में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का ड्रग्स बेच चुका था। इसके बाद केनेथ रैगन पर मुकदमा दर्ज करके केस चलाया जाता है। अदालत में उसका जुर्म साबित होने के बाद उसे 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन जेल में रहते हुए केनेथ रैगन पुलिस को सरकारी गवाह बनने का ऑफर करता है और बदले में वो अपनी सजा कम करवाने की शर्त रखता है और पुलिस केनेथ रैगन की यह शर्त मान भी लेती है और केनेथ रैगन की निशानदही के आधार पर और इसके द्वारा दिए गए सबूतों की इंफॉर्मेशन की मदद से पुलिस पूरे लंदन और ब्रिटेन के दूसरे कई इलाकों में चल रहे बड़े ड्रग्स रैकेट का खुलासा करती है और बड़ी संख्या में अपराधियों को पकड़ती है और वादे के मुताबिक केनेथ रैगन की सजा को भी 20 साल से कम करते हुए 8 साल कर दी जाती है। सजा कम होने के बाद केनेथ पुलिस की और भी कई केस में मदद करता है और बदले में उसकी सजा कम होती रहती है। आखिरकार केनेथ रैगन सिर्फ 3 साल की सजा काटकर 2002 में जेल से बाहर आ जाता है। जेल से बाहर आने के बाद केनेथ रैगन की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी और क्रिमिनल बैकग्राउंड होने की वजह से उसे कहीं काम भी नहीं मिलता था। ऐसे वक्त में अमरजीत चौहान केनेथ रैगन के लिए एक मसीहा बनकर आते हैं। दरअसल अमरजीत अक्सर बेसहारा लोगों को अपनी कंपनी में नौकरी दे दिया करते थे और केनेथ रैगन भी जेल से बाहर आने के बाद बिल्कुल बेसहारा था। उसके पास ना तो खाने के पैसे थे और ना ही कोई काम था। ऐसे में केनेथ रैगन काम की तलाश में अमरजीत की कंपनी में आता है। अमरजीत को केनेथ रैगन पर दया आ जाती है और वो उसे अपनी सीबा फ्राइट कंपनी में डिलीवरी बॉय की नौकरी दे देता है। और अब अमरजीत चौहान की लाश मिलने के बाद पुलिस फिर से सीबा फ्राइट के नए मालिक के पास जाती है, जो कि अमरजीत के मरने से पहले इसी कंपनी में एक मामूली से डिलीवरी बॉय की नौकरी करता था। पुलिस केनेथ रैगन को हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ शुरू करती है। पुलिस पूछताछ में केनेथ रैगन बताता है कि ब्रिटेन छोड़ने से पहले अमरजीत चौहान ने खुद ही उसे इस कंपनी का मालिक बना दिया था और केनेथ रैगन पुलिस के सामने इस डील के पूरे दस्तावेज भी पेश करता है, क्योंकि पुलिस अब केनेथ रैगन की पूरी हिस्ट्री खंगाल चुकी थी और अब पुलिस को पता था कि ये कितना बड़ा क्रिमिनल रह चुका है। इसलिए पुलिस केनेथ रैगन की बातों पर यकीन नहीं करती और उससे कड़ाई से पूछताछ शुरू कर देती है। पुलिस भले ही अपनी पूरी ताकत और सख्ती से पूछताछ कर रही थी, लेकिन केनेथ रैगन भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। इसलिए पुलिस के हाथ कहीं से कोई भी सबूत या कोई जानकारी हाथ नहीं लग रही थी और अब एक बार फिर से यही लग रहा था कि पुलिस के हाथ खाली रह जाएंगे। लेकिन तभी अचानक 9 अप्रैल 2003 को पुलिस के पास एक महिला का फोन आता है। आखिर ये फोन किसने किया और उसने फोन पर पुलिस को क्या बताया था, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उसे एक फोन के बाद पुलिस केनेथ रैगन के साथ बेरहमी से पेश आती है और पूरी सख्ती के साथ उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है और आखिर पुलिस की सख्ती के आगे केनेथ रैगन की हर चालाकी धरी की धरी रह जाती है और केनेथ रैगन पूरी तरह से टूट जाता है। फिर इस घटना में एक ऐसा खुलासा होता है जिसे जानकर हर कोई दंग रह गया। दरअसल केनेथ रैगन ने पुलिस को बताया कि अमरजीत की कंपनी में डिलीवरी बॉय के तौर पर जॉब करते हुए जब उसे कुछ महीने बीत गए थे, तो इसी दौरान उसे पता चलता है कि अमरजीत अपनी कंपनी बेचकर अपने परिवार सहित वापस भारत जाना चाहते हैं, क्योंकि अमरजीत की पत्नी नैन्सी ने कई बार ऐसी इच्छा जताई थी। इसी के बाद एक दिन केनेथ रैगन अमरजीत से कहता है कि वो एक ऐसे व्यक्ति को जानता है जो बहुत अमीर है और वो आपकी इस कंपनी को काफी अच्छी कीमत देकर खरीद सकता है। क्योंकि अमरजीत इस कंपनी को बेचना चाहते थे, इसलिए अमरजीत केनेथ रैगन से कहते हैं कि ठीक है, तुम उस खरीदार से हमारी मीटिंग कराओ जिससे इस डील को फाइनल किया जा सके। इसी के बाद 12 फरवरी 2003 को केनेथ रैगन अमरजीत को कंपनी के खरीदार से मीटिंग के लिए अपने घर पर आने के लिए कहता है। केनेथ रैगन अमरजीत को यह कहता है कि इस कंपनी को खरीदने वाला व्यक्ति कंपनी में नहीं बल्कि उसके घर पर ही मीटिंग करना चाहता है। और इसके बाद जैसे ही अमरजीत बिजनेस डीलिंग के लिए केनेथ रैगन से मिलने उसके घर पर आता है, तो केनेथ रैगन अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर अमरजीत को किडनैप कर लेता है। किडनैपिंग के बाद अमरजीत को बहुत मारा पीटा जाता है और उनसे कई सारे ब्लैंक दस्तावेज पर जबरदस्ती साइन करने को कहा जाता है। लेकिन जब अमरजीत साइन करने को तैयार नहीं होता है, तो एक बार फिर से अमरजीत को बुरी तरीके से पीटा जाता है और आखिरकार उससे कई सारे ब्लैंक पेपर पर साइन करवा लिए जाते हैं और साथ ही पहले से तैयार किए गए ऑनरशिप ट्रांसफर पेपर पर भी अमरजीत के सिग्नेचर करवा लिए जाते हैं। सिग्नेचर लेने के बाद अमरजीत से उनकी पत्नी नैन्सी को एक वॉइस मेल भेजने को कहा जाता है, जिसमें अमरजीत से कहा जाता है कि तुम अपनी पत्नी से कहो कि मैं बिजनेस डीलिंग के लिए देश के बाहर जा रहा हूं। अमरजीत से यह सब कुछ करवाने के बाद केनेथ रैगन ने बड़ी ही बेरहमी से अमरजीत को जान से मार दिया। शुरू में तो केनेथ रैगन का प्लान यही था कि अमरजीत को मारने के बाद वो सारे पेपर ले जाकर कंपनी में दिखाएगा और वो कंपनी का मालिक बन जाएगा। लेकिन बाद में उसे लगा कि अमरजीत की पत्नी और उसके बच्चों के रहते हुए उसका कंपनी हत्याने का प्लान पूरी तरीके से कामयाब नहीं होगा। इसलिए केनेथ रैगन अमरजीत को मारने के बाद 15 फरवरी 2003 को अपने एक दोस्त के साथ अमरजीत के घर जाता है और घर के अंदर जाते ही अमरजीत की पत्नी नैन्सी, अमरजीत के 18 महीने के बेटे देवेंद्र और 2 महीने के बेटे रविंदर और नैन्सी की मां चरणजीत कौर को मौत के घाट उतारकर इन सभी की लाश को ठिकाने लगा देता है। इसके बाद केनेथ रैगन अमरजीत के साइन किए हुए एक ब्लैंक पेपर पर एक फर्जी लेटर टाइप करता है, जिसमें वो अमरजीत के पूरे परिवार सहित इंग्लैंड छोड़कर जाने की मनगढ़ंत कहानी लिखता है। इसके बाद पुलिस इस पूरी घटना के मुख्य आरोपी केनेथ रैगन को अरेस्ट कर लेती है और इस घटना को अंजाम देने में उसका साथ देने वाले उसके 2 दोस्त विलियम होन्सी और पीटर लीस को जब पुलिस तलाश करती है, तो पता चलता है कि ये दोनों पहले ही देश छोड़कर फरार हो चुके हैं। ये दोनों भले ही देश छोड़कर भाग चुके थे, लेकिन बहुत मेहनत के बाद इन दोनों को जर्मनी से गिरफ्तार कर लिया जाता है और वहां से इन्हें इंग्लैंड लाया जाता है और पुलिस को यह जानकारी जुटाने में और इन सभी अपराधियों को पकड़ने में लगभग 1 से 1.5 साल का समय लग जाता है।
इतना ही नहीं, बल्कि इस पूरे केस पर हजारों पुलिस अधिकारियों ने दिन रात काम किया था और इस अकेले केस को सॉल्व करने में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया था। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर पुलिस के पास वो फोन किसने किया था और जिसकी वजह से पुलिस ने केनेथ रैगन से पूछताछ का दायरा बढ़ा दिया था। दरअसल पुलिस के पास वो फोन किसी और ने नहीं बल्कि केनेथ रैगन की गर्लफ्रेंड रही वेलिंडा ब्रेविन ने किया था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि जब अमरजीत को मारने के बाद केनेथ रैगन अपने दोस्त विलियम होन्सी के साथ अमरजीत के घर जाता है और कुछ ही मिनटों में केनेथ रैगन अमरजीत की पत्नी नैन्सी को, अमरजीत के 2 बेटों और नैन्सी की मां की हत्या कर देता है। फिर इन चारों की हत्या करने के बाद वो इन सभी की लाश को एक गाड़ी में डालता है और इन लाशों को लेकर वो शहर से दूर एक फार्म हाउस में दफना देता है। और ये फार्म हाउस किसी और का नहीं बल्कि वेलिंडा ब्रेविन का ही था। और जिस दिन इन लाशों को दफनाया गया था उस दिन वेलिंडा ब्रेविन शहर से बाहर गई हुई थी, लेकिन कुछ दिन बाद वेलिंडा अचानक से वापस आ जाती है। वेलिंडा के अचानक वापस आने से केनेथ रैगन को डर सताने लगता है कि अगर वेलिंडा गलती से फार्म हाउस की तरफ चली गई तो उसका ये राज खुल सकता है। इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अब उन लाशों को वहां से निकालकर कहीं और ठिकाने लगाने का प्लान बनाता है। और प्लान के अनुसार जब एक दिन वेलिंडा ब्रेविन जब कहीं बाहर चली जाती है तो केनेथ रैगन अपने साथियों के साथ मिलकर एक बार फिर से उसी फार्म हाउस में आता है और खुदाई करके उन 5 की लाशों को वहां से निकालकर गाड़ी में डालता है और फिर एक नाव में बैठकर समुद्र की ओर निकल जाता है और उन सब की लाश को समुद्र में बहा देता है। लेकिन जब केनेथ रैगन ये सब कुछ कर रहा था तब वेलिंडा ब्रेविन अपने फार्म हाउस पर वापस आ चुकी थी और अपने फार्म में इन लोगों को खुदाई करता देखकर वेलिंडा को दाल में कुछ काला नजर आता है और वो वहीं छिपकर उन लोगों को देखती रहती है। और कई लोगों की लाश को देखने के बाद वेलिंडा पुलिस को फोन करती है और इस बात की जानकारी पुलिस को दे देती है और अब इसी के बाद पुलिस केनेथ रैगन को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ करती है। साथ ही सबूत जुटाने का सिलसिला भी शुरू होता है और अब पुलिस के सामने इन हत्याओं के मोटिव का पता लगाना भी एक बड़ी चुनौती थी। जांच पड़ताल और पूछताछ में खुलासा होता है कि दरअसल केनेथ रैगन भले ही जेल से छूट गया था लेकिन एक बार फिर से वो ड्रग्स स्मगलिंग का धंधा शुरू करना चाहता था। अब स्मगलिंग के लिए उसे एक ऐसी कंपनी की तलाश थी जिसकी आड़ में वो अपना ड्रग्स मंगवा सके। और जब केनेथ रैगन को यह पता चलता है कि अमरजीत अपनी कंपनी को बेचना चाहते हैं, वो पहले तो खुद को मजबूर बताकर अमरजीत की कंपनी में डिलीवरी बॉय की नौकरी करता है। फिर अमरजीत की कंपनी का एक फर्जी खरीदार खड़ा करता है और मीटिंग के बहाने से अमरजीत को अपने घर बुलाकर पहले उसे किडनैप करता है। फिर फर्जी पेपर पर सिग्नेचर लेकर उसकी कंपनी पर कब्जा करने के लिए उसे मार देता है और फिर हर सबूत को मिटाने के लिए अमरजीत के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार देता है, क्योंकि केनेथ रैगन पहले भी इस तरह के अपराध को अंजाम दे चुका था और वो पुलिस की पकड़ से बच निकलने में हर बार कामयाब भी रहा था। इसलिए उसे इस बार भी पूरा यकीन था कि वो बचकर निकल जाएगा। लेकिन इस बार वो पकड़ा जाता है और जब पुलिस सारे सबूत और गवाह इकट्ठे कर लेती है तो सन 2004 को नवंबर महीने में इन सभी आरोपियों पर 5 लोगों की हत्या और अपहरण समेत कई धाराओं में मामला दर्ज करने के बाद केस शुरू होता है। और पूरी सुनवाई के बाद 2005 को अप्रैल के महीने में अदालत इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड केनेथ रैगन और उसके दोस्त विलियम होन्सी को अमरजीत परिवार के सभी सदस्यों की हत्या करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाती है, जबकि तीसरे आरोपी पीटर लीस को अमरजीत चौहान की हत्या का दोषी मानते हुए 23 साल की सजा सुनाई जाती है। और आपको यह भी बताते चलें कि सन 2003 को अप्रैल के महीने में सबसे पहले अमरजीत चौहान की लाश मिलती है। फिर जुलाई में अमरजीत की पत्नी नैन्सी की लाश भी मिल जाती है और नैन्सी की लाश उस समय मिली थी जब कुछ मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ रहे थे। जब उन्होंने मछली पकड़ने के लिए जाल समुद्र में फेंका तो उसमें नैन्सी की लाश फंस गई और उसे बाहर निकाल लिया गया। और फिर 2003 के ही नवंबर महीने में नैन्सी की मां चरणजीत कौर की लाश भी उसी समुद्र के किनारे मिल जाती है। लेकिन अमरजीत के उन 2 मासूम बच्चों की लाश कभी ना मिल सकी, जिनमें बड़े बेटे की उम्र 2 साल की और छोटे बेटे की उम्र मात्र 2 महीने की ही थी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।